नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज द डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स या फिर रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी इंडेक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आईडी में, आईडी की उसमें रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और रिलेटिव डेंसिटी को यहाँ पे आगे लिखा है, डीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसकी क्या है डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोल रही है कि ये क्या है, एक तरह का डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो हमारे को ये इंडिकेट करेगी द डिग्री ऑफ अ कॉम्पैक्टनेस ऑफ अ ग्रैनुलर सॉइल, जैसे कि सैंड इन इट्स नेचुरल स्टेट एज कंपेयर टू इट्स लूजेस्ट एंड द डेंसेस्ट पॉसिबल स्टेट्स। क्या बोलना चाह रही है हमारे को, ये हमारे को बता रही है कि जब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की, तो ये हमें क्या बताती है कि जो सैंड है ना, या फिर क्या बोले कि ग्रैनुलर सॉइल जो है वो कितनी ज्यादा डेंस है। क्या बोल सकते हैं, वो कितनी ज्यादा, यहां पे लिख देता हूं मैं, कितनी ज्यादा वो डेंस है किसके कंपैरिजन में, अभी की स्टेट में यानी नेचुरल स्टेट में, एज कंपेयर टू किसमें, जब वो की मैक्सिमम लूजेस्ट स्टेट में होगी और जब वो मैक्सिमम हमारी डेंसेस्ट स्टेट में होगी। तो वो उसके बारे में क्या बता रहा है हमारे को, रिलेटिव डेंसिटी बता रहा है। यानी क्या बता रहा है, ये एक तरह का क्या है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो हमें बताएगा कि कितनी डेंस है हमारी कोई भी सॉइल, जैसे कि सैंड, वो अपनी कौन सी नेचुरल स्टेट में एज कंपेयर टू इट्स मैक्सिमम लूजेस्ट और मैक्सिमम डेंसेस्ट स्टेट। ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे कि हमारा जब हम बात करें किसकी, इसका मतलब क्या है, टोटली इसका मतलब क्या है कि अगर जो मैं डी आर 0% बोलूं या फिर मैं डी आर 100% बोलूं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब डी आर यानी रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहा हूं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, और बोलते हैं डिग्री ऑफ फर्मनेस। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फर्मनेस। ये तीनों नाम किसके हैं, ये डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और हमारी डिग्री ऑफ फर्मनेस एक ही मतलब है इसका, राइट। अब मैंने क्या बोला कि जब मैं बात कर रहा हूं डी आर इज इक्वल टू 0%, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सैंड बिल्कुल लूजेस्ट स्टेट में होगी, किसमें होगी, लूजेस्ट स्टेट में होगी, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी उस टाइम पे क्या होगी, 0% होगी। और डी आर जब 100% में होगी, तो इसका मतलब क्या है, जो सैंड है वो क्या है, इसका मतलब है जो सैंड है वो टाइटली पैक्ड है। क्या है वो, टाइटली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। तो यानी वो किसमें होगी, हमारी डेंसेस्ट कंडीशन में होगी, किसमें होगी, डेंसेस्ट स्टेट में होगी। समझ में आया मैंने क्या बोला कि देखो हम जब बात करें डीआर 0% है, तो उस टाइम पे जो सैंड है वो किसमें है, लूजेस्ट स्टेट में है, और डीआर जब 100% है तो सैंड किसमें है, टाइटली पैक है यानी डेंसिटी स्टेट में। इतना क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, अब हम जब बात करेंगे डेंसिटी इंडेक्स के फॉर्मूले की, तो वो तीन उसमें है। पहला किसमें, वॉइड रेशो में, वॉइड रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वॉल्यूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और लास्ट वाला क्या है, गामा डी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ड्राई डेंसिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आईडी को रिप्रेजेंट किस तरह से कर सकते हैं कि ई मैक्स माइनस ई। ई क्या है, नेचुरल स्टेट में, क्या है, नेचुरल वॉइड रेशो, नेचुरल वॉइड रेशो, यानी अभी की कौन सी स्टेट है किसी भी सॉइल की, वो हमारे कौन बताएगा, उसका वॉइड रेशो ई बताएगा। तो ई मैक्स माइनस ई मिनिमम। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं ई मैक्स किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि जब मैं ई मैक्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, ई मैक्स का मतलब है उस कंडीशन में, मतलब ई मैक्स मतलब हमारी लूजेस्ट कंडीशन में। तो मान लो कि ये हमारे क्या है, पार्टिकल है, सॉइल के क्या है, ये हमारे पार्टिकल है। अब जब आप इन सॉइल के पार्टिकल्स को इस तरह से देखोगे, तो इस कंडीशन में क्या है, ये जो पूरी कंडीशन है, इस पूरी कंडीशन में क्या है कि जो हमारा ई है ना, वॉइड रेशियो है, वो क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन जब मैं इनको अरेंज करूंगा ऐसे इस फॉर्म में, तो मुझे बताओ कि यहां पे जो वॉइड रेशियो होगा वो क्या होगा, डेफिनेटली यहां पे वॉइड रेशियो क्या होगा, ई मिनिमम होगा। तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, ई मिनिमम विल बी देयर, और यहां पे ई मैक्स विल बी देयर। तो इस केस में जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा। जब कोई भी सॉइल हमारी डेंसेस्ट कंडीशन में, यानी बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, जब टाइटली पैक्ड है तो उसका ओवरऑल वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन जब वो खुली है, इस तरह से खुली है, तो मैं क्या बोलूंगा, उस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, ई जहां पे मिनिमम है वहां पे वॉल्यूम भी क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, और वॉल्यूम मैक्स कब रहेगा, ई इज इक्वल टू मैक्स रहेगा। वही चीज क्या है, फॉर्मूले से रिप्रेजेंट की है कि ई मिनिमम वी मैक्स, ई मैक्स वी मैक्स, ई मिनिमम वी मिनिमम, ई नेचुरल कंडीशन में, वॉल्यूम इन नेचुरल कंडीशन में। समझ में आया किस तरह से मैंने बोला ये दो फॉर्मूले। अब ये फॉर्मूले जो लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद करना क्या है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप इन्हें क्या कर सकते हैं, अपने शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला था, और साथ में इनकी नोटेशन भी लिखना। अब सेकंड ऑफ ऑल, गामा डी मैक्स कैसे आया। अब बच्चे पूछेंगे सर गामा डी मैक्स कैसे आया, तो मैं बोल रहा हूं कि देखो जब हम बात करते हैं गामा ड्राई की, तो गामा ड्राई बेसिकली क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई होता है, राइट। अब मैं इसको अगर इसको यहां पे ले आऊं, तो आई कैन से कि ई प्लस 1 इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यहां से इधर को लाऊं तो मैं क्या बोलूंगा कि ई इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई माइनस 1। इस तरह से मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, राइट। सॉरी, यहां पे क्या लिखना, गामा ड्राई लिखना। क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पे, गामा ड्राई, गामा ड्राई लिख रहे हैं। यहाँ पे भी क्या लिखना, गामा ड्राई लिखना, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वॉइड रेशियो जो है, वॉइड रेशियो जो है, दैट विल बी इक्वल्स टू, या फिर दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गामा ड्राई, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको कि इस तरह से हमने क्यों लिखा। ठीक है, मैथमेटिकली तो यही करेक्ट है, पर हम ना सिंपली या कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग के पर्पस में हम क्या लिखते हैं कि वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा ड्राई। तो इतना क्लियर हो गया कि हम इस तरह से लिखते हैं इसको। सेकंड ऑफ ऑल, अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि जब हम गामा ड्राई को देखते हैं, तो गामा ड्राई बेसिकली क्या है, वो ड्राई यूनिट वेट है। क्या है वो, ड्राई यूनिट वेट है। मतलब क्या है कि सॉइल का जो भी वेट रहेगा, यानी मास पर वॉल्यूम,
मास पर वॉल्यूम विदाउट वाटर की बात हो रही है यहाँ पे। किसकी बात हो रही है? विदाउट वाटर की बात हो रही है। क्या होता है गामा ड्राई का फॉर्मूला? जिसको नहीं पता वो दोबारा से फर्स्ट लेक्चर देखो। क्या है गामा ड्राई का फॉर्मूला? बताओ। वेट ऑफ क्या है? वेट ऑफ सॉलिड्स, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्या है? टोटल वॉल्यूम, वेरी गुड। मैंने उनको बोला जिन्होंने इसका आंसर दिया है, उनके लिए नहीं जो यहाँ पे बैठ के बस देख रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। गामा ड्राई क्या है कि वेट ऑफ द सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम है। वॉइड रेशियो क्या है? बेसिकली वॉइड रेशियो है वॉल्यूम ऑफ द, किसका है? यस डेफिनेटली, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, राइट। अच्छा, जो गामा ड्राई है वो हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि सॉइल कितनी डेंस है जब सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो ये कौन बता रहा है हमारे को? गामा ड्राई बता रहा है। और जो वॉइड रेशियो है वो हमें क्या बताता है कि सॉइल कितनी लूज है या फिर कितनी कॉम्पैक्ट है, वो किस पे बता रहा है हमारे को? वॉइड रेशियो बता रहा है, राइट। अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? बेसिकली अगर जब मैं बात करूं इन दोनों की रिलेशनशिप की, तो दो कंडीशन है। कौन सी दो कंडीशन? जब हमारा वॉइड रेशियो मिनिमम है तो इसका क्या मतलब है? यानी कम है, उस टाइम पे क्या है वो? उस टाइम में वो कम है। तो जब ये ई मिनिमम कम है तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सॉइल में जो हमारी वॉइड्स है वो क्या है? वो बहुत ही अच्छे से टाइटली पैक्ड है। यानी यहाँ का जो सॉरी ये जो टाइटली पैक्ड है, ये जो सॉइल है हमारी, ये क्या है? हमारी टाइटली पैक है। यानी यहाँ पे क्या है? यानी जो यहाँ पे सॉइल है वो ज्यादा क्या है? कॉम्पैक्ट है। क्या है वो? सॉइल ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अगर सॉइल ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो टोटल वॉल्यूम है, उस टोटल वॉल्यूम में क्या है? ज्यादा सॉलिड्स है कि नहीं? सॉलिड्स है ना। और जब इस सॉलिड्स ज्यादा है तो हम क्या बोल सकते हैं? इसका जो वेट है वो वेट क्या है? वो भी ज्यादा है, वेट इसका ज्यादा है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अगर इसका वेट ज्यादा है तो वेट ऑफ द सॉलिड्स अगर ज्यादा है तो गामा ड्राई भी क्या होगा? गामा ड्राई भी क्या होगा? ज्यादा होगा। कब की बात की है? जब हम ई मिनिमम की बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जब हम ई मिनिमम को देख रहे हैं तो जब वो ज्यादा है, ई मिनिमम क्या है? ज्यादा है, तो उस केस में जो हमारा गामा ड्राई है वो क्या है? गामा ड्राई भी क्या है हमारा? सॉरी, ई मिनिमम मतलब ई मिनिमम कम है अगर जो हमारा, तो गामा ड्राई भी क्या है वहां पे? गामा ड्राई हमारा ज्यादा है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? जब ई मिनिमम क्या है? कम है, यानी वॉइड रेशियो क्या है इसमें? कम है, एज जो वॉइड्स है वो कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? गामा ड्राई जो है वो ज्यादा है। इतना क्लियर हो गया क्या बोला मैंने कि ई मिनिमम कम है, तो ये सॉइल क्या है? इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स की वजह से, तो सॉलिड्स की वजह से तो वेट डेफिनेटली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इसका वेट। अगर इसका वेट बढ़ चुका है तो गामा ड्राई क्या है? गामा ड्राई भी ऑटोमेटिकली ज्यादा है। और इसका इनवर्सली इसका जो ई मैक्स होगा वो भी क्या होगा? जब लूजेस कंडीशन में है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? गामा ड्राई भी क्या हो जाएगा इसका? जब ई मैक्स है, ये ऊपर है, तो ये क्या है? गामा ड्राई डाउन है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसी तरह से हम क्या बोल सकते हैं फॉर्मूले में? अगर जब मैं फॉर्मूले को देखूं तो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि जब हम गामा ड्राई को देख रहे हैं तो ई मैक्स होने पे गामा ड्राई क्या मिनिमम है। ई नेचुरल कंडीशन में गामा ड्राई रहेगा और ई मैक्स पे ई मिनिमम और मैक्स मिनिमम। इतना समझ में आया क्या लिखा है मैंने? ये तीन चीजें। और यहाँ पे क्या इसकी नोटेशन है? मैक्सिमम वॉइड रेशियो। मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या है? मतलब सबसे लूज स्टेट में। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं मैक्स वॉइड रेशियो को ध्यान में नहीं रखते, वॉइड्स डिवाइडेड बाय वो, ठीक है। मिनिमम वॉइड रेशियो क्या है? सबसे डेंस स्टेट में। और ई क्या है हमारा? नेचुरल वॉइड रेशियो, वो क्या है? अभी की कौन सी स्टेट है। तो इतना क्लियर हो गया आपको? हमने डेंस इंडेक्स पढ़ा। और दूसरा क्या है कि हम और सिर्फ किसके लिए पढ़ते हैं? कोहेजनलेस सॉइल के लिए पढ़ते हैं। अब पूछेंगे सर आप कोहेजनलेस सॉइल के लिए क्यों पढ़ रहे हैं, हम किसी और सॉइल के लिए क्यों नहीं पढ़ रहे? वो बच्चों देखो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हमने क्या किया था, फाइन के लिए किया था, ठीक है। हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए? वॉइड रेशियो चाहिए। तो जब हम फाइन के लिए कर रहे थे तो फाइन के लिए हमने एक वो किया था, तो हमें क्या बताया कि जैसे जैसे हम इसका वाटर कंटेंट इंक्रीज करते जाएंगे, यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या है? वो भी इंक्रीज होता जाएगा। इतनी चीज तो मैंने क्लियर कर दी थी। अब मुझे ई मिनिमम तो मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कि ई मैक्स कब मिलेगा? है ई मैक्स कब मिलेगा? अब आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, वाटर कंटेंट बढ़ा रहे हो, ई मैक्स कब मिलेगा आपको? वॉइड रेशियो कब मैक्स मिलेगा? तो ये ई मैक्स ढूंढना जो है वो थोड़ा सा इंपॉसिबल सा हो जाता है फाइन में। दैट इज वाई हम किसके लिए करते हैं? कोहेजनलेस सॉइल के लिए करते हैं, जैसे कि हम सैंड की बात कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया कि हम डेंसिस के लिए बात ही क्यों कर रहे हैं, कि डेंसिटी इंडेक्स हम किसके लिए बात करें? ग्रैन्युलर सॉइल, लाइक जैसे कि सैंड की बात कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो है वो इस तरह से क्या है, हमारे पास एक टेबल है जिसमें क्या बोला कि डेंसिटी इंडेक्स है, दूसरा डिस्क्रिप्शन, और क्या है? एग्जांपल ऑफ अ सॉइल, ठीक है, सॉइल कंडीशन। एग्जाम्पल ऑफ अ सॉइल कंडीशन है। क्या बोल रहा है कि जब 0 से लेकर 15% तक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि इसकी रेंज क्या है? बेसिकली इसकी रेंज है 0 से लेकर 100% तक। जब 0 है तो क्या होगा? वो लूजेस्ट स्टेट में होगा, और 100% में मतलब टाइटली पैक्ड होगा। अब यही चीज जो है वो यहाँ पे लिखी है कि जब 0 से लेकर 15% तक होगा उस टाइम पे क्या है? वेरी लूज है। और यहाँ पे लिखा क्या है कि सैंड होगी लूजली पोर्ड इन अ कंटेनर लाइक अ बीच सैंड आफ्टर अ विंड ब्लोज। तो जैसे कि हमें आपको बताया कि ये हमारा एग्जांपल है। दूसरा क्या है कि 15% से लेकर 35% तक है, और वो क्या है? लूज है, वेरी लूज, लूज, फिर मीडियम डेंस, फिर डेंस और वेरी डेंस। तो ये जो है ये आपको याद नहीं करने, बस आपको क्या याद रखना है कि 0% पे क्या होगा? लूजेस्ट कंडीशन में होगा, और जैसे जैसे 100% की जाएगा वो क्या होता जाएगा? डेंस होता जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया?
सेकंड ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है जो कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए लिखे हैं, ठीक है, इसलिए पढ़ना है, ठीक है, इसको यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इसको पढ़ लेना, राइट। हमने क्या बात कर ली, इसकी वॉइड रेशियो की बात कर ली। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कई बार बच्चे पता क्या पूछते हैं कि जैसे हमने गामा ड्राई के लिए किया, इसको हम गामा सेट के लिए क्यों नहीं कर रहे, वाई वी आर नॉट कैलकुलेटिंग फॉर द गामा सेट, उसमें भी तो वॉइड रेशियो आता है, उसको भी तो हम कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं सेम टू सेम ऐसे ही। देखो जब हम देखते हैं ना गामा ड्राई की, तो गामा ड्राई में जो जो कांस्टेंट है वो तो हमको पता है, जी कांस्टेंट है, गामा डब्ल्यू कांस्टेंट है, ये सब क्या कांस्टेंट है, इनको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट भी कर सकते हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं गामा सेट, गामा सेट को जब हम देखते हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि गामा सेट जो है दैट इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू जी प्लस ई, और यहाँ पे क्या गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई, इस तरह से, राइट। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे भी तो जी है, यहाँ पे भी तो गामा डब्ल्यू, ये भी तो कांस्टेंट है, इन सबको भी हम इसमें क्यों नहीं रिलेट कर पा रहे। अब इसके लिए ना आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम क्या देख रहे हैं, जब हम देख रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी को, तो रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या बता रही है, अगर जब हम किसको देख रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी को देख रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी हमें क्या बता रही है, ये हमारी रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या बता रही है कि जो भी सॉइल है वो कॉम्पैक्शन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारी रिलेटिव डेंसिटी वो सॉइल की क्या कर रहा है, ये भी कॉम्पैक्शन स्टेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेनली किसमें होती है, सिर्फ और सिर्फ ड्राई कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्राई कंडीशन में ही हम क्या करते हैं, उसको मेजर होता है। अगर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ड्राई कंडीशन मतलब सॉइल जो है वो ड्राई कंडीशन में, इतना तो क्लियर ही हो गया आपको, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉइल की कॉम्पैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी हमारे को क्या बता रही है, सॉइल की कॉम्पैक्शन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जो मेनली किसमें होती है, ड्राई कंडीशन में होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ड्राई कंडीशन मतलब कि उसके जो वॉइड्स है उसमें क्या है, वाटर कंटेंट नहीं, क्या नहीं है, वाटर कंटेंट नहीं, जब सॉइल क्या होगी, ड्राई होगी, तो उसी स्टेट में हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन को एक्यूरेटली देख सकते हैं। और जब हम किसकी बात कर रहे हैं, गामा ड्राई की बात कर रहे हैं, तो गामा ड्राई बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा था आपको कि जब हम किसको देख रहे हैं, गामा ड्राई को देख रहे हैं, तो ये क्या है, वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम, राइट। यहां पे कोई भी वाटर कंटेंट नहीं आ रहा है क्या, इधर वाटर कंटेंट नहीं आ रहा है, पर यहां पे जब हम गामा सेट को देख रहे हैं ना, तो यहां पे क्या कि हम जब गामा सेट को देख रहे हैं, तो इस जो सॉइल है, ये सॉइल क्या है, गामा सैचुरेटेड है, तो इसके वॉइड्स में क्या होगा, बेसिकली सॉलिड्स प्लस वाटर होगा, सॉलिड्स प्लस वाटर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी सॉइल के अगर जो पोर्स को देखे, तो उनकी जो स्पेस है उसमें क्या है, वाटर भी फिल है, इसीलिए क्या है, जो सैचुरेटेड सॉइल है ना, इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर के प्रेजेंस को भी क्या कर रही है, कंसीडर कर रही है, प्रेजेंस को क्या कर रही है, वो हमारी कंसीडर कर रही है। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट को डायरेक्टली हम किसके साथ रिलेट नहीं कर सकते, डीआर के साथ रिलेट नहीं कर सकते, यानी रिलेटिव डेंसिटी के साथ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ना वाटर कंटेंट के वेट को भी ऐड कर जाती है, जो कि सॉइल की कॉम्पैक्शन स्टेट में नहीं हो सकती है। मतलब कि जब हम डीआर को देखते हैं तो वो क्या है, वो एक कॉम्पैक्शन स्टेट है विदाउट कंसीडरिंग अ वाटर। तो डीआर विदाउट कंसीडरिंग अ वाटर है, और गामा सैचुरेटेड क्या है, विद कंसीडरेशन ऑफ द वाटर है। तो गामा सेट को गामा ड्राई के साथ डायरेक्टली हम क्या नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। इतना समझ में आया। अब कई बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे भी तो हमारा गामा कहां गया, गामा ड्राई में भी तो हमारा क्या है, यहाँ पे भी तो गामा डब्ल्यू है। जैसे यहाँ पे है, हमने क्या बोला था कि जो गामा ड्राई होता है वो भी तो क्या है, जी गामा डब्ल्यू है 1 प्लस ई है, तो फिर यहाँ पे भी तो ये गामा डब्ल्यू है। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो गामा डब्ल्यू है, इस वजह से आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी, हम क्या देख रहे हैं, जब हम गामा डब्ल्यू को देखते हैं ना, तो ये ना कभी भी हमारे को एक्चुअल क्या नहीं बता रहा है, हमारे को ये हमारे को एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस नहीं बता रहा है किसी भी किसकी, पानी की। आप सोचते हैं ना कि जो गामा डब्ल्यू है वो यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस को दिखा रहा है, नहीं, जो गामा डब्ल्यू है यहाँ पे वाटर की जो एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस है ना, उसको नहीं दिखा रहा है, ये बल्कि एक तरह का क्या है, रेफरेंस यूनिट है। क्या है ये, रेफरेंस यूनिट है जो हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, अगर जब आप जी को देखोगे तो जी क्या होता है, दैट इज द यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर, है कि नहीं। क्या बोल सकता हूं इसको मैं, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू। तो जब हम जी का इस्तेमाल करेंगे तो गामा डब्ल्यू तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ताकि हमें क्या मिल जाए, वेट ऑफ अ सॉलिड मिल जाए। तो यहां पे क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू। अब समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि आप सोचते हो कि हम गामा सेट, हम अगर जो गामा ड्राई को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गामा जब हम किसी भी सॉइल को ड्राई में देख रहे हैं, तो उसमें वाटर का प्रेजेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। ये थोड़ी ना ये बता रहा है कि फिजिकल प्रेजेंस है वाटर की नहीं वॉइड्स में, ये हमारे को क्या बता रहा है, ये एक तरह का रेफरेंस यूनिट है जो ऑटोमेटिकली आ जाता है जब हम जी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि गामा डब्ल्यू की प्रेजेंस की वजह से गामा ड्राई जो है वो क्या हो रहा है, वहां पे क्या है, वाटर भी है, ये हमारे को फिजिकल प्रेजेंस नहीं बताता। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो गामा डब्ल्यू है वो क्या है, यहाँ पे लिखो कि यहाँ पर, यहाँ जो वाटर है, वाटर का एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, बल्कि क्या है ये, एक तरह का, बल्कि एक तरह का क्या है, ये रेफरेंस यूनिट है। इट्स अ रेफरेंस यूनिट। किसकी वजह से आ रहा है, जब हम जी को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये गामा डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है। समझ में आया क्या लिखा मैंने आपको, ठीक है। अब अगर जब मैं बोलूँ कि गामा डब्ल्यू यहाँ पे प्रेजेंट, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे अगर गामा डब्ल्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पानी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पानी की प्रेजेंस की वजह से कोई भी गामा डब्ल्यू नहीं आ रहा है। हम क्या बोलेंगे कि गामा डब्ल्यू किसकी वजह से आ रहा है, एक रेफरेंस यूनिट है जो किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ जी की वजह, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से आ रहा है।
और जो गामा सेट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉइल में सॉलिड्स प्लस वाटर। इसकी वजह से नहीं है ये कि यहाँ पे वाटर है, गामा सेट तो आपको पता ही है डेफिनेटली क्या होता है, पर इसकी वजह से ये वाटर नहीं है। ये वाटर किसकी वजह से है, ये हमारा यूनिट वेट ऑफ वाटर है, इट्स अ यूनिट वेट ऑफ वाटर। कब आएगा, जब जी का इस्तेमाल करेंगे। इतना क्लियर हो गया। ये छोटा सा हमारा जो है डाउट रहता है इसमें, जो जो चीज आपको मैंने बता दी, क्लियर कर दी कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है यहाँ पे, एक और चीज है कि अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर किसी भी सॉइल का जो वॉइड रेशियो है वो 0.6 है, तो मुझे बताओ कि ये डेंस कंडीशन में है कि लूज कंडीशन में है कि कौन सी है। वो जो भी टेबल पढ़ाया था उसी में है। बताओ कि वॉइड रेशियो जो 0.6 है तो वो क्या होगा, ठीक है, बताओ। सिमिलरली अगर जो मैं पूछूं कि गामा ड्राई जो है हमारा, मान लो कि गामा ड्राई जो है वो 32 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। अब मुझे बताओ कि हमारी जो सॉइल है वो ड्राई है, वो डेंस है, लूज स्टेट में, कौन सी स्टेट में। तो बिना ये जाने कि ई मैक्स और ई मिनिमम और गामा ड्राई मैक्स और गामा ड्राई मिनिमम को जाने, हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी सॉइल क्या है, डेंसेस कंडीशन में है या फिर लूजेस कंडीशन में। कि मान लो ई मैक्स जो है हमारा वो 0.9 है और ई मिनिमम कितना है हमारा, दैट इज द 0.3 है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारा, ज्यादातर किस में आएगी, ये मीडियम डेंस में आएगी, राइट, मीडियम डेंस में आएगी, राइट। सिमिलरली फॉर गामा ड्राई, तो जो गामा ड्राई है और जो वॉइड रेशियो है वो दोनों क्या है, वो हम इनके डायरेक्टली अगर जब इनकी वैल्यूज देखें तो हमें क्या लग सकता है कि यार ये डेंस कंडीशन में हो सकती है, लेकिन ये दोनों जो है ये हमें ये नहीं बता सकती कि कोई भी सॉइल है उसकी क्या स्टेट रहेगी, कि वो डेंस स्टेट में है या फिर वो लूजेस्ट स्टेट में है, या फिर वो डेंस स्टेट में है, वो कितने कितने करीब है किसके, लूजेस्ट स्टेट में, या फिर कितने करीब है डेंस स्टेट में। तो ये चीज कौन नहीं बता पा रही है हमारे को, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल वॉइड रेशियो नहीं बता पा रहा है और सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल गामा ड्राई नहीं बता पा रहा है। इतना समझ में आया आपको। सिमिलरली अब जब मैं बात कर रहा हूं किसकी, डीआर की, तो डीआर आपको पता है क्या है, ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं बोलता हूं कि डीआर जो है वो 90% है, तो आप क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि सॉइल डेंस है या लूज है। डेफिनेटली आप बता सकते हो, अभी मैंने टेबल में बताया था या फिर मैंने रेंज बताई थी। अगर मैं 0 से लेकर 100 बताऊं तो ये क्या है, लूजेस्ट स्टेट है और ये क्या है, डेंस स्टेट है। तो आप क्या बोल सकते हो कि इट इज वेरी डेंस, क्योंकि ये क्या है, डीआर जो है वो 90% में आ रहा है। अगर नहीं पता लग रहा है तो यहाँ पे टेबल में देखो, यहाँ पे देखो टेबल में 85 से लेकर अगर 100 तक देखिए तो इट इज इन कंसीडर्ड एज वेरी डेंस। तो ये चीज आपको कब क्लियर हो रही है, जब आप डीआर को देख रहे हो। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो डीआर है वो एक तरह का क्या है, इट्स अ बेटर इंडिकेटर ऑफ अ डेंसनेस। क्या है, तो ये एक टेबल है, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जब हम किसको देख रहे हैं, वॉइड रेशियो को देख रहे हैं, तो वो बताता है हमें कि वॉइड वॉइड कितना है स्पेस में, यानी कितना वॉइड है स्पेस में। और लिमिटेशन क्या है कि हमें ये नहीं बताता कि सॉइल कितनी ज्यादा डेंस है। सिमिलरली फॉर द गामा ड्राई, इसके ना क्या होता है कि इसमें ना माइनोलॉजिकल से चेंज होते हैं, इसलिए ना क्या कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सिमिलरली क्या है कि डी आर की जब हम बात करते हैं तो ये हमें क्या बताता है कि सॉइल कितनी ज्यादा डेंस है अपनी लिमिट के कंपैरिजन में। दो लिमिट्स थी इसकी, कौन सी, डेंसेस और लूजेस्ट। तो ये डायरेक्टली हमें क्या बताता है, प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल की वो कितनी डेंस है एट द एज कंपेयर टू देयर डेंसेस एंड लूजेस्ट कंडीशन। सेकंड ऑफ ऑल लिमिटेशन क्या है कि इट इज द बेस्ट फॉर द कोर्स सॉइल के लिए, क्या है ये बेस्ट है, फाइन ग्रेन के लिए सॉइल के लिए नहीं है, ठीक है। क्यों, मैंने ये आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा खत्म, क्या हो जाता है खत्म हमारा ये हमारा क्या है, वॉइड रिलेटिव डेंसिटी जो है हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द थिक्सोट्रॉपी एंड द सेंसिटिविटी, राइट। अच्छा, यहाँ पे थिक्सोट्रॉपी और सेंसिटिविटी की डेफिनेशन दे रखी, क्या लिखा है कि थिक्सोट्रॉपी एक तरह की क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी क्ले सॉइल की टू लूज इट्स स्ट्रेंथ व्हेन डिस्टर्ब्ड लाइक रिमोल्डिंग एंड ग्रेजुअली रिगेन इट्स स्ट्रेंथ विद टाइम विदाउट एनी चेंज इन द वाटर कंटेंट, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हम बात करते हैं ना क्ले सॉइल की, तो क्ले सॉइल को जब हम डिस्टर्ब करते हैं, यहाँ पे लिखा है ना कि व्हेन डिस्टर्ब, जब उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, या फिर क्या बोल सकता हूँ मैं उसको, जब हम रीमोल्ड करते हैं, क्या करते हैं हम उसको, रीमोल्ड, MOULD, जब हम उसको क्या करते हैं, रीमोल्ड करते हैं, तो वो क्या करता है कि रीमोल्ड करते हैं कैसे, किस तरह से करेंगे, कई बार क्या करते हैं हम, ड्रिलिंग की वजह से हमारी रीमोल्डिंग हो जाती है ना, या फिर बोरिंग करने की वजह से हो जाती है, या फिर हम क्या करते हैं जब खोदते हैं तब हम उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी स्ट्रेंथ का लॉस होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि स्ट्रेंथ का लॉस होता है। ये देखो थिक्सोट्रॉपी एक तरह की प्रॉपर्टी है किसी भी क्ले सॉइल की, जब वो लूज करती है अपनी स्ट्रेंथ, कब, जब हम रीमोल्ड करते हैं। तो रीमोल्ड के कौन कौन सा एग्जांपल है कि ड्रिलिंग करना, एक्सकवेशन करना या फिर बोरिंग करना, ये सब क्या एग्जांपल है। तो यहाँ पे अगर जब हम ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसके टाइम पे क्या होता है, स्ट्रेंथ का लॉस होता है। अब इस स्ट्रेंथ के लॉस को, ये जो स्ट्रेंथ के लॉस है ना, अगर जब हम उसी तरह से इस सॉइल को छोड़ दें, यानी हमने क्या किया कि सबसे पहले एक्सकवेशन किया, एक्सकवेशन के बाद हमने उसको टाइम दिया थोड़ा सा, ठीक है। जब हमने उसको टाइम दिया तो वो क्या करता है, अपनी थोड़ी सी टाइम के बाद ना वो अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन करता है। लेकिन यहाँ पे ये कभी दिखाया नहीं कि रीगेन जो है वो 100% होगी कि नहीं, ठीक है। माय क्वेश्चन इज कि क्या वो रीगेन जो है उसकी स्ट्रेंथ का वो 100% होगा कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। वो 100% अपनी स्ट्रेंथ को रीगेन नहीं करता है, वो थोड़ी सी अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, रीगेन करता है। तो इतना समझ में आया कि हमने क्या बोला कि जब हम क्ले सॉइल को डिस्टर्ब करते हैं, रिमोल्ड करते हैं, जैसे एक्सकवेशन, बोरिंग या ड्रिलिंग की वजह से, उसकी वजह से क्या है, उसकी स्ट्रेंथ में एक गिरावट देखने को मिलती है। और उस गिरावट को अगर हम उस सॉइल को अगर हम वैसे ही रखें तो छोड़ दे, तो बिना वाटर कंटेंट बदले, यहाँ पे लिखा है ना विदाउट एनी चेंज इन द वाटर कंटेंट, तो बिना वाटर कंटेंट के चेंज हुए हमारा क्या है, स्ट्रेंथ में थोड़ी सी
वापसी आती है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो समझ में आया मैंने थिक्सोट्रॉपी के बारे में क्या बोला। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना इसके फॉर्मूले की, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नहीं लिखा है कि नो फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं? नो फिक्स्ड मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। पर कई बार हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह से कि थिक्सोट्रॉपी इंडेक्स जो है वो इस तरह से दिखाया जाता है कि एस रिकवर्ड, जो भी उसका रिकवर्ड हुआ है आफ्टर लूजिंग द स्ट्रेंथ, माइनस एस रिमोल्डेड, जब हमने रिमोल्ड किया उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ को क्या लॉस हुआ है, डिवाइडेड बाय एस अनडिस्टर्ब, जब वो अनडिस्टर्ब थी। हमें रेफरेंस लेना पड़ता है ना, तो रेफरेंस के लिए हमने क्या बोला है कि अनडिस्टर्ब, जब वो अनडिस्टर्ब थी तब उसकी क्या स्ट्रेंथ थी, जब रिकवर हुई, माइनस जब हमने रिमोल्ड की तब क्या उसकी स्ट्रेंथ में लॉस हुआ था। और वही चीज क्या लिखी है मैंने यहाँ पे नोटेशन में लिखी कि एस अनडिस्टर्ब का मतलब है शेयर स्ट्रेंथ बिफोर द डिस्टर्बेंस, एस रिमोल्डेड मतलब शेयर स्ट्रेंथ जस्ट आफ्टर द रिमोल्डिंग, यानी जब हमने रिमोल्ड किया, यानी ड्रिलिंग की है, बोरिंग की है, एक्सकवेशन किया है, उस टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ का क्या लॉस हुआ है, उस चीज को क्या बोलता है, सॉरी उस स्ट्रेंथ का क्या है, उस स्ट्रेंथ वो कौन सी स्ट्रेंथ थी, वो शेयर स्ट्रेंथ उस टाइम पे कौन सी स्ट्रेंथ थी, दैट इज नोन एज द शेयर स्ट्रेंथ जस्ट आफ्टर द रिमोल्डिंग। और एस रिकवर्ड मतलब स्ट्रेंथ आफ्टर टाइम पास, आफ्टर टाइम पासेस रीगेन्स इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। ये समझ में आया आपको नोटेशन क्या लिखी है मैंने। तो थिक्सोट्रॉपी बेसिकली क्या हो गया, इतना चीज आपको समझ आ गया कि मान लो कि अगर हम क्या बोले कि कोई भी एक्सकवेटेड हमने क्लेई सॉइल लिए, ठीक है, मान लो कि अगर मैं बोलूं कि एक्सकवेटेड हमने क्या लिए, एक क्लेई सॉइल लिए। अब इस क्लेई सॉइल को अगर मैं टाइम के साथ रहने दूं, क्योंकि हमने एक्सकवेट किया तो इसकी स्ट्रेंथ में कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, तो जब स्ट्रेंथ का कुछ लॉस हुआ होगा और मैंने इसको क्या इसी तरह से छोड़ दिया, अगर मैंने इसी तरह से इसको छोड़ दिया है और फिर कुछ समय के बाद में देखूं तो स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। लेकिन आपको ये चीज मालूम है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो रीगेन क्या है, 100% नहीं, ठीक है। इसको जस्ट सुनो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं थिक्सोट्रॉपी से रिलेटेड, ठीक है। और इस फॉर्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डू नॉट रिमेंबर दिस, बस ये है कि आपको मैंने बताने के लिए लिख दिया है, ठीक है, थिक्सोट्रॉपी। एंड नेक्स्ट जो है हमारा, ये दो है ना टॉपिक, दो टॉपिक है, कौन कौन से, एक तो थिक्सोट्रॉपी और एक सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या हो गया हमारा दूसरा टॉपिक हो गया। तो सेंसिटिविटी क्या बोलती है कि स्ट्रेंथ लॉस आफ्टर द रिमोल्डिंग। अब रिमोल्डिंग का मतलब आपको समझ आ गया कि मैं रिमोल्डिंग का क्या बोल रहा हूँ, ड्रिलिंग करना या एक्सकवेशन करना, उन सबको क्या बोलते हैं, रिमोल्डिंग बोलते हैं, राइट। अच्छा, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है कि सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल एक तरह का क्या है, रेशियो है ऑफ द अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ to the remolded strength, to the remolded shear strength. It tells how much strength is lost after disturbing the soil. इतनी चीज तो आपको क्लियर हो गई कि हमने अगर सॉइल को डिस्टर्ब किया है तो उसकी जो लॉस है स्ट्रेंथ में, वो चीज को कौन दिखा रहा है हमको, सेंसिटिविटी दिखा रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या बोल सकते हैं, ये चीज आपको क्लियर होगी। अगर जो नहीं हुई किसको, तो मैं बताता हूं कि जब हम सॉइल को नेचुरल कंडीशन में देखते हैं ना, व्हेन वी आर सीइंग द नेचुरल कंडीशन, तो नेचुरल कंडीशन में जो स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या रहेगी, वो ज्यादा रहेगी। इतनी चीज तो क्लियर है। लेकिन अगर हम उसको क्या करते हैं, सॉइल को रीमोल्ड करते हैं, तो रीमोल्ड करने पर, यानी अगर मैं उसे डिस्टर्ब कर दूं, यहाँ पे लिख दो, यानी अगर मैं उसे क्या कर दूं, डिस्टर्ब कर दूं, ठीक है, रिमोल्डिंग का नहीं पता लगता है कई बार, तो डिस्टर्ब कर दूं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। अब जब स्ट्रेंथ गिर गई है ना, तो सेंसिटिविटी हमें क्या बताता है कि सेंसिटिविटी ये बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है। क्या बताता है, कितनी, हम बोलते हैं कितनी स्ट्रेंथ का लॉस हुआ है, लॉस हुआ, क्या बताता है हमें कुछ सेंसिटिविटी कि कितनी सॉइल का स्ट्रेंथ में लॉस हुआ है आफ्टर डिस्टर्बिंग। तो इतना समझ में आया। अगर सेंसिटिविटी किसी की ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं कि सेंसिटिविटी किसी की ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको एक चीज पता लगी है तो इसका क्या मतलब हुआ, बताओ मुझे। अगर आपको ये पॉज करके बताना है ना, अगर जी तुम्हें पता लग गया तो मैं नहीं पता लगा तो मैं बताता हूं। अगर सेंसिटिविटी किसी की ज्यादा है ना, तो इसका मतलब क्या है, जो सॉइल जो है हमारी जिसमें डिस्टर्बेंस हुआ है, तो मैं बोल सकता हूँ कि स्ट्रेंथ, जिस भी सॉइल को मैंने क्या किया है, डिस्टर्ब किया है, उस जिस भी सॉइल को मैंने क्या किया, डिस्टर्ब किया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है। क्या है वो, बहुत ज्यादा वीक है। यानी जब हम डिस्टर्ब करेंगे किसी सॉइल को तो उस टाइम पे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी। इतना समझ में आया क्या बोला मैंने इसको, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने सेंसिटिविटी वगैरह पढ़ा है ना, तो अगर जो मैं बोलूं आपको कि यार हमने कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई वी हैव स्टडीड द थिक्सोट्रॉपी एंड द सेंसिटिविटी, इससे हमारा क्या रिलेशन है। मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई भी सॉइल जो है ना वो हाईली सेंसिटिव है, अगर जो मैं थिक्सोट्रॉपी या हाईली इसकी बोलूं, मैं बात करूं सेंसिटिविटी की, कि कोई भी सॉइल अगर हाईली क्या है, सेंसिटिव है, क्या है वो, हाईली अगर वो सेंसिटिव है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये बस बता रहे हैं कि सेंसिटिविटी हमें क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कि देखो सॉइल जब हाईली सेंसिटिव है तो उस टाइम पे अगर हम एक्सकवेशन करेंगे, कहीं पे भी हम एक्सकवेशन करेंगे ना, तो बोरिंग के टाइम पे क्या है कि यहाँ पे ना सॉइल जो है वो कोलैप्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दैट इज वाई क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल सेंसिटिव है कि नहीं है। अगर वो सॉइल सेंसिटिव है तो हमें पता है कि बोरिंग के टाइम पे कोलैप्स करेगी, राइट। अच्छा, अगर सॉइल में थिक्सोट्रॉपी है, कोई भी सॉइल जो है उसमें थिक्सोट्रॉपी है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि थिक्सोट्रॉपी क्या करता है, तो थिक्सोट्रॉपी रीगेन करता है अपनी स्ट्रेंथ को, राइट। तो कुछ समय के बाद क्या है कि सॉइल जो है वो रीगेन करेगी अपनी स्ट्रेंथ को, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, थिक्सोट्रॉपी और सेंसिटिविटी के बारे में जानना जो इंपॉर्टेंट है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि मान लो कि आपने किसी भी सॉइल के ऊपर क्या बना दिया, अपना प्यारा सा छोटा सा घर बना दिया। अब यहाँ पे मान लो कि इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है ना, इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि अगर इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है तो ये एक्सपैंड करेगी, इसका वॉल्यूम में इंक्रीज भी ज्यादा होगा। अच्छा, इसका वॉल्यूम में इंक्रीज ज्यादा होगा तो आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स आने की संभावना क्या है, बढ़ जाएगी, राइट। ठीक है, क्रैक्स आने की संभावना बढ़ जाएगी। अब मान लो कि सेंसिटिविटी एंड थिक्सोट्रॉपी क्या है, आपकी सॉइल में जो बीनीथ है उस सॉइल के बारे में बोल रहा हूँ कि उसमें थिक्सोट्रॉपी भी है। तो आपने तो ये पढ़ा कि थिक्सोट्रॉपी क्या है, वो रीगेन करती है अपनी स्ट्रेंथ। तो रीगेन करेगी वो अगर जो अपनी स्ट्रेंथ, तो मुझे बताओ जो क्रैक्स इन द बिल्डिंग है क्या वो बढ़ जाएंगे,
नहीं भरेंगे, ऑटोमेटिकली वो नहीं भरेंगे। तो आप कभी भी थिक्सोट्रॉपी के भरोसे नहीं बैठ सकते। तो बिफोर डूइंग या फिर बिफोर कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, आपको ये सेंस या फिर आपको पता करना चाहिए कि सेंसिटिविटी जो है वो हाई है कि नहीं है। अगर वो हाई है तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, घर नहीं बनाएंगे, या फिर इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे हम उसे कॉम्पैक्ट कर देंगे। ठीक है, उसे कॉम्पैक्ट करेंगे ताकि क्या हो जाएगा, जो भी उसकी सेंसिटिविटी, जो भी उसकी स्ट्रेंथ में लॉस होगा वो पहले ही हो जाएगा। और वो क्या है कि उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाइज में बात करूँ, तो कंस्ट्रक्शन वाइज में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। सिमिलरली स्ट्रेंथ भी है, सेंसिटिविटी भी क्या है, उनमें से एक पैरामीटर्स है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया। और दूसरा क्या है कि सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड की बात नहीं है, ये क्या है, ये ट्रुथ है। आप इसको पढ़ सकते हो और इसको आप लिख भी सकते हो कहीं पे, है ना। इंपॉर्टेंट है तो शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखना कि क्या लिखा है कि अनडिस्टर्ब सेशन डिवाइडेड बाय द रिमोटेड सेशन। ठीक है, और डेफिनेटली क्या है, इसकी रेशो भी क्या है, यही बोलना चाहिए कि सेंसिटिविटी एक तरह का क्या है, रेशो है किसका, अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ का और रिमोटेड स्ट्रेंथ का। और ये हमें बताएगा कि स्ट्रेंथ में कितना लॉस हुआ है। इतना समझ में आया आफ्टर रिमोल्डिंग। नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे ये टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, इस टेबल में क्या लिखा है कि थिक्सोट्रॉपी और सेंसिटिविटी की डेफिनेशन के साथ साथ उसके इफेक्ट्स के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि थिक्सोट्रॉपी जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि स्ट्रेंथ का लॉस होता है, बट रिकवरी हो जाता है जब क्या, जब हम उसको टाइम देते हैं। ठीक है, नो वाटर चेंजेस, वाटर में कोई चेंजेस नहीं आता है। डेफिनेटली इसका जो इफेक्ट है वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेरी तो स्ट्रेंथ उसके लॉस होता है विद, बट रीगेन कर जाता है वो जब उसको हम रेस्ट देते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या है, फॉर द सेंसिटिविटी की स्ट्रेंथ का लॉस होता है आफ्टर द रिमोल्डिंग, परमानेंट स्ट्रेंथ का लॉस होता है आफ्टर द डिस्टर्बेंस। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई सेंसिटिविटी है तो आपका रिगेन हो जाएगा विद द टाइम। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑपोजिट है इसके। अब सेकंड ऑफ ऑल एक टेबल पढ़ते हैं, उस टेबल में क्या है कि हमारे को क्या बताया, सेंसिटिविटी बताया। और सेंसिटिविटी में क्या बताया कि 1 से लेकर 2 तक सेंसिटिविटी किसी भी चीज की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जानना, क्योंकि कई बार क्या होता है पेपर में आपको ऐसे बोलेंगे कि फाइंड आउट द सेंसिटिविटी एंड फाइंड आउट की हाउ मच सेंसिटिविटी इट इज। ठीक है, अगर जब हम लो सेंसिटिविटी की बात करें तो वो किस पे लाई करती है, 1 से लेकर 2 की रेंज में अगर मैं बात करूं तो वो लो सेंसिटिविटी में आती है। अब इसका मतलब क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंथ में कम फर्क पड़ता है जब डिस्टर्बेंस होती है, यानी वो स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा लूज नहीं करती है। तो मतलब हम लो सेंसिटिविटी की बात कब करेंगे, जब हम बोलेंगे कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम लूज करती है अगर मैं उसे रिमोल्ड या डिस्टर्ब भी कर दूं। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि 2 से लेकर 4 तक किसकी रेंज है, उसमें क्या बोला कि देखो मीडियम सेंसिटिविटी है, थोड़ा सा ज्यादा क्या है स्ट्रेंथ लॉस होती है एज कम्पेयर टू, इस कंपेरिजन है ना, तो कंपेरिजन टू द लो सेंसिटिविटी की बात हो रही है। ठीक है, 4 to 8 की बात करेंगे तो सेंसिटिविटी क्या है, वहां पे वो सेंसिटिव है, वो सॉइल क्या होगी आपकी सेंसिटिव होगी, वहां पे सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ का लॉस होगा। राइट, मीडियम सेंसिटिविटी से ज्यादा ही उसका स्ट्रेंथ का लॉस होगा। 8 से लेकर 16 वेरी सेंसिटिव और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ का लॉस होगा। और 16 में बात की है क्विक क्ले की, यानी एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी की बात की है, यहाँ पे ऐसी क्ले की बात की है कि जो ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, जब उसको क्या करेंगे हम, रिमोल्ड करेंगे, तो क्या बोला कि रिमोल्ड करते समय उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। अब डेफिनेटली क्विक क्ले के बारे में पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्विक क्ले के बारे में हमने अभी लिखा है कि क्विक क्ले क्या है, एक तरह की क्या है, डेंजरस है। क्यों, बिकॉज बिकॉज ये क्या कहती है, इट बिहेव्स लाइक अ स्टेबल जब वो अनडिस्टर्ब्ड है, बट कंप्लीटली कोलैप्स कर जाती है ऑन डिस्टर्बिंग। यानी क्विक, अगर जो मैं बोलूं क्विक क्ले की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है, पर डेंजरस है और साथ में क्या है, वो सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है, सेंसिटिव टाइप ऑफ क्ले है। यानी नॉर्मल कंडीशन में तो वो बिल्कुल ओके ओके है, ठीक है, इट्स ओके इन अ नॉर्मल कंडीशन, बट जैसे ही उसमें डिस्टर्बेंस आएगी उसकी जो अगर जो थोड़ी सी भी इसमें डिस्टर्बेंस आ गई, यानी एक्सकवेशन या ड्रिलिंग या बोरिंग की वजह से अगर इसमें थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस आ गई, तो क्या हो जाएगा, ये तुरंत ही क्या हो जाएगी, कोलैप्स रहेगी। तो आई कैन से कि भाई क्विकली जो है वो एक तरह के सेंसिटिव है। तो आप इसको अगर याद भी करना चाहो ना कि सेंसिटिविटी का टेबल अगर आपको याद करना चाहे तो यू कैन राइट कि भाई जो 1 होगा वो क्या बोलेगा, लो सेंसिटिव, और जो 16 से ऊपर होगा वो क्या बोलेंगे हम, वो हाईली सेंसिटिव है, इट्स अ हाईली सेंसिटिव। तो आपको एक रेंज के बारे में मालूम हो गया कि 1 से लेकर 16 बोलेंगे, तो या फिर आप बोल सकते हैं कि 16 है तो फिर आप बोल सकते हैं कि वो डेफिनेटली क्या है, वो ज्यादा सेंसिटिव रहेगी हमारी टुवर्ड्स द रिमोल्डिंग। तो इतना क्लियर हो गया आपको टेबल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं। और साथ में ये भी टेबल है जो आपको एक और छोटा सा क्या है, रिवीजन के लिए आपके लिए हेल्प हो जाएगी, टेम्परेरी स्ट्रेंथ में लॉस होगा और रिगेन हो जाएगी आफ्टर द रेस्टिंग द सॉइल्स। ठीक है, सेंसिटिविटी के बारे में पता लग गया, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फॉर्मुला इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मुला अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना जरूरी है। ये वाला फॉर्मुला नहीं भी लिखोगे तो कोई भी तब भी चलेगा कि आप थिक्सोट्रॉपी का अगर आप थिक्सोट्रॉपी इंडेक्स का अगर आप नहीं भी लिखते हो तो इट इज ओके। ठीक है, डेफिनेटली हमारी थिक्सोट्रॉपी और सेंसिटिविटी क्या होती है यहाँ पे खत्म होती है। राइट, अब अगर जी मैं इसको और डिटेल में आपको पढ़ाऊं तो फिर आप मतलब इस तरह से, अच्छा इसकी और एग्जांपल्स भी है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ लो सेंसिटिव, अगर मैं बोलूँ मीडियम सेंसिटिविटी की बात करूँ, यानी 2 से लेकर 4 की बात करूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें ना, एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं हनी कॉम। क्या लिख सकते हो, हनी कॉम लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, हनी कॉम और फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, हनीकॉम, अभी मैं बताता हूं आपको क्या बोल रहे हैं। 18 से लेकर 16 तक बोलेंगे तो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। राइट, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है कि मैं आपके लिए 2 डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, 2 डायग्राम बनाता हूं मैं आपको। तो इस तरह से 2 शेप होती है, एक तो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर और दूसरा कौन सा होता है, हनीकॉम स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली जब हम बात करते हैं ना हनीकॉम और फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, ये दोनों किसमें होते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल्स में होते हैं। किसमें होते हैं, दे इन फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स में। ठीक है, या फिर क्या बोले, मोस्टली किसमें बात करें हम, क्ले में, मोस्टली क्ले की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जो इनकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है वो इस तरह से दिखा रखे हैं कि देखो जब हम फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके पार्टिकल्स अरेंजमेंट कैसी है, एज से लेकर, ये देखो इसका एंड क्या है, ये एज है, और ये क्या है यहाँ पे फेस है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये लूजली, ऐसे बोल सकते हैं कि इसको लूजली भी होता है एंड ओपन अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, ओपन अरेंजमेंट होता है।
दूसरा इसका वॉइड रेशियो और जो इसकी परमेबिलिटी है ना वो हाई परमेबिलिटी होती है। क्या होती है? हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी होती है, राइट। हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, साथ में हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल लिख दो। और दूसरा जब हम हनीकॉम्ब को देखते हैं तो हनीकॉम्ब में क्या है? फेस टू फेस स्ट्रक्चर होता है, इसका फेस टू फेस अलाइनमेंट होती है और ओपन स्पेस होता है। पर ये यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि आपको नहीं डेंसली पैक्ड है। क्या है ये? दीज आर द डेंसली पैक्ड। इनका वॉइड रेशियो अगर जो हाई है, इसका वॉइड रेशियो क्या होता है? डेफिनेटली क्या होता है? कम होता है। और इसकी परमेबिलिटी भी क्या रहती है? लेस परमेबिलिटी रहती है। हाई कोहेजन होता है। इसका शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है जब इसको अनडिस्टर्ब ना हो, तो इसका शेयर स्ट्रेंथ क्या रहेगा? शेयर स्ट्रेंथ जो है वो हाई रहता है जब इसको जब 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 तक इसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, राइट। वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी कि हम किसको देख रहे हैं? प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। तो पार्टिकल अरेंजमेंट किसका है? फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर का रैंडमली होता है एज से लेकर फेस तक। अच्छा, बेसिकली ये क्या होता है? एक तरह का ना प्लेट टाइप होता है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ना, तो एक तरह का प्लेट टाइप होता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज होता है इसका सरफेस, लेकिन इसके ना कंसंट्रेटेड हो जाते हैं पॉजिटिव एट द एजेस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो यहाँ से फिर अगर कंसंट्रेटेड है तो क्या होगा? पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से कुछ इसका अरेंजमेंट होता है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है थ्रू आउट द नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसके एजेस से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एज से लेकर फेस तक। तो ये क्या है? एक तरह का फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है। और दूसरा क्या है? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यही दो एग्जांपल जो है यहाँ पे मैंने लिखे कि जब हम बात करें कि हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर की, तो वो थोड़ा सा क्या होता है? स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, जो कि थोड़ा सा क्या है? वेरी सेंसिटिव है, राइट। इतना क्लियर हो गया आपको? और इसमें थोड़ा सा यही चीज भी है जो यहाँ पे लिखा है कि डेंसिटी क्या रहेगी? उसकी थोड़ी सी लूज रहेगी, और इसकी क्या रहेगी? हाई रहेगी। अच्छा, इसका स्ट्रेंथ क्या रहेगी? वो थोड़ी सी कम रहेगी। और इसकी जो हाई है वो इनिशियली तो ठीक रहेगी, पर जैसे ही वो, अच्छा यहाँ पे ना जो कोलैप्स होता है ना, वो सडन कोलैप्स होता है। यहाँ पे क्या होता है? सडन कोलैप्स होता है, सडन कोलैप्स होता है, राइट। तो ये किस में हो रहा है? हमारा क्विक क्ले में हो रहा है। क्विक क्ले में हो रहा है हमारा क्या कि देखो हनीकॉम्बिंग की बात करें, और सॉरी क्विक क्ले नहीं हम बात करें इसकी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है ना, इन सब की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको फ्लोकुलेटेड और हनीकॉम्बिंग के बारे में पता लग गया। इसके बारे में ज्यादा मत सोचना कि सर ने आपने इतने फास्ट फास्ट पढ़ा दिया इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगर जो इंपॉर्टेंट होता तो मैं बहुत डीपली पढ़ाता इसे। बस आपको थोड़ी बहुत सी चीजें बताइए कि फ्रेशली वाटर है, लो मॉइस्चर है, ठीक है, एयर डिकम्पोजिशन, कैन कोलैप्स सडनली, यहाँ पे देखो कोलैप्स कैन सडनली, ठीक है, कंप्रेसिबल इजीली, ठीक है, और हाईली लो, और ये सब चीजें। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखा हुआ? एक्टिविटी वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी को किस तरह से डिफाइन किया है? इस तरह से डिफाइन किया है कि रेशियो ऑफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल टू इट्स परसेंटेज ऑफ अ क्ले साइज पार्टिकल, जो कि क्या है? लेस देन 2 माइक्रॉन्स है, राइट। इट इज यूज्ड टू मेजर द स्वेलिंग एंड श्रिंकेज पोटेंशियल ऑफ द क्ले। और यहाँ पे क्या दे रखा है उसका फॉर्मूला कि एक्टिविटी क्या है? पी डिवाइडेड बाय द परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन लेस देन 2 माइक्रोमीटर। अच्छा, बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है हमारा एक्टिविटी की? एक्टिविटी ये हमें बताता है कि किसी भी क्ले में कितना स्वेलिंग या श्रिंकेज की क्या पोटेंशियल है उसकी। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्लास्टिसिटी, या और फिर या तो क्ले के कंटेंट पे। क्यों बुरा है क्ले के कंटेंट पे? क्योंकि प्लास्टिसिटी क्या बुरा है, एक्टिविटी क्या बुरा है कि प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है? परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटी हमें क्या बता रहा है कि किसी भी सॉइल में कितना स्वेलिंग या श्रिंकेज का पोटेंशियल है बेस्ड ऑन उसके प्लास्टिसिटी और क्ले कंटेंट के ऊपर। तो समझ में आया एक्टिविटी हमने क्या बोला? अच्छा, अगर जब मैं बोलूं एक्टिविटी किसी की ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं किसी की एक्टिविटी अगर ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है? अगर वो ज्यादा है ना, इसका ये मतलब है कि जो क्ले है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्ले क्या है? बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्ले क्या है? बहुत ज्यादा एक्टिव है। यानी अगर जी किसी की एक्टिविटी ज्यादा हुई तो हम क्या बोलेंगे? क्ले की एक्टिवनेस कितनी है? वो ज्यादा है। यानी जब उसको पानी मिलेगा ना, तो वो स्वेलिंग और श्रिंकेज जो पोटेंशियल है ना उसका, वो क्या है? वो बहुत ज्यादा दिखाएगी। ठीक है, यानी स्वेल कब करेगा? जब उसमें वाटर कंटेंट इंक्रीज होगा तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, स्वेल करेगा। और जब श्रिंकेज कब होगा? जब वाटर कंटेंट हमारा डिक्रीज होगा तो वो क्या है? बहुत ज्यादा श्रिंक करेगा। यानी जब हम बोले एक्टिविटी ज्यादा है तो मतलब क्ले बहुत ज्यादा एक्टिव है, यानी पानी मिलने पर स्वेलिंग ज्यादा दिखाएगा और सूखने पर श्रिंकेज भी क्या है हमारे को? वो भी ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि एक्टिविटी अगर जो कम है, अगर मैं यहां पे बताऊं कि एक्टिविटी क्या है? अगर किसी की कम है, एक्टिविटी अगर किसी की क्या है? कम है, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो भी क्ले है वो क्या है? हमारी स्टेबल है। क्या बोल सकते हैं? क्ले हमारी क्या है? स्टेबल है। वो हमारे को स्वेलिंग और श्रिंकेज इतनी ज्यादा नहीं दिखाएगी। तो एक्टिविटी से आपको पता लगेगा कि एक्टिविटी का क्या मतलब है। ठीक है, डेफिनेटली आपको पता लग गया होगा। सेकंड ऑफ ऑल, अच्छा इसका फॉर्मुला भी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मुला भी क्या करो आप इसको शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं, राइट। अब करते हैं हम इसका टेबल में क्या बोल रहा है कि अगर हम बात करें एक्टिविटी की, और एक्टिविटी अगर लेस देन 0.75 है तो वो क्या है? इनएक्टिव क्ले है, यानी वो स्टेबल है और उसमें कम देखने को मिलेगी लो स्वेलिंग, एंड साथ में क्या लिख सकते हैं? श्रिंकेज ऑल्सो, राइट। दूसरा क्या है? जब वो रेंज है कौन सी? 0.75 से लेकर 1.75 तक, तो 1.25 तक, तो वो नॉर्मल क्ले है और वो मॉडरेट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज शो करेगी हमारे को। मॉडरेट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हमारे को शो करेगी। अब 1.25 से अगर जो बड़ी है हमारी एक्टिविटी, किसी भी क्ले की 1.25 से बड़ी है एक्टिविटी, तो एक्टिव क्ले बोलेंगे उसे, और उसमें हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हमें दिखाई देगा। तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं कि एक्टिविटी कुछ नहीं है। एक्टिविटी क्या है? किसी भी क्ले के बारे में ये बताती है कि वो कितनी एक्टिव है। क्लियर हो गया? कितनी एक्टिव है। और फॉर्मुला भी पता लगे कि देखो प्लास्टिक इंडेक्स क्या है? प्लास्टिक इंडेक्स डिवाइडेड बाय द परसेंटेज क्ले फ्रैक्शन, राइट। इतना समझ आया? अच्छा, हम यहाँ पे 2 लेस देन 2 माइक्रोमीटर क्यों लिख रहे हैं? आपको किसी को पता है ये चीज? अगर जो आपको ये चीज नहीं पता है तो मैंने ये चीज आपको बहुत पहले बता दी कि हम क्या बात करते हैं। जब क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कितने होते हैं? वो लेस देन कितने होते हैं?
2 माइक्रोमीटर पे रहते हैं क्ले पार्टिकल्स, रहते कि नहीं? क्यों? क्योंकि जो सिल्ट है वो सिल्ट क्या रहता है, वो 2 माइक्रोमीटर से लेकर 75 माइक्रोमीटर तक होता है। अब ये चीज मैंने पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको अच्छे से पढ़ा दी थी। और डिफरेंटली सैंड के लिए करेंगे तो सैंड क्या ग्रेटर देन 75 माइक्रोमीटर से ऊपर क्या होगा, हमारा सैंड होगा। इसीलिए क्या है कि सबसे जो छोटे पार्टिकल्स है वो किसके, क्ले पार्टिकल के। और क्ले पार्टिकल ही क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्लास्टिसिटी, है ना, प्लास्टिसिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी सिर्फ और क्ले पार्टिकल्स में ही हमको ये वाली प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। क्या आपको सैंड में भी ये चीज मिलेगी? मिलेगी क्या सैंड चीज में एक्टिविटी? नहीं। सैंड इज अ गुड बॉय। सैंड में कभी भी हमको प्लास्टिसिटी नहीं मिलेगी, ना ही हमें उसमें क्या मिलेगी, ना ही हमें उसमें एक्टिविटी मिलेगी, राइट। तो ये चीज जो है आपको क्लियर कर दी थी मैंने पहले कि इसकी लेस देन 2 माइक्रोमीटर क्यों बोल दिया। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझना है तो मैं एग्जांपल से बताता हूँ कि मान लो कोई भी सॉइल है ना, उस सॉइल में क्या, अच्छा इस फॉर्मूले को किस तरह से लगाना है वो देख लो कि अगर जब मैं बोलूं सॉइल ए जो है उसमें जो क्ले है, राइट, उसमें जो क्ले है वो परसेंटेज कितनी, क्ले की परसेंटेज 30% उसमें क्ले की परसेंटेज है और उसका पीआई कितना है, दैट इज इक्वल टू 15। तो अब पूछेंगे कि एक्टिविटी कितनी है, तो एक्टिविटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीआई डिवाइडेड बाय 30%, राइट। अच्छा पीआई क्या है यहाँ पे 15 और नीचे क्या आ जाएगा 30, ये क्या हो जाएगा टोटली 0.5 आ जाएगा, यानी ये 0.5 रेंज है। तो अब मुझे बताओ कि ये कौन सी है, एक्टिव है, इनएक्टिव है या नॉर्मल है? अगर जब आप इसको ध्यान देखोगे तो आप बोलोगे कि इनएक्टिव क्ले है। क्यों बोलेंगे इनएक्टिव क्ले? क्योंकि इट इज लेस देन 0.75। तो अगर जी लेस देन 0.75 है यानी ये 0.5 है तो हम बोल सकते हैं इट इज एन इनएक्टिव क्ले। क्या बोलेंगे, इनएक्टिव क्ले। समझ में आया किस तरह से? अगर मान लो कि यहाँ पे हमें बोला कि सैंड का कितना है, सैंड का परसेंटेज हमारा 50% है, राइट, और क्ले का हमारा कितना है, इट इज ऑल्सो 50%। तो यहाँ पे अगर जो केस पे देखे तो हमारे को क्या निकालना पड़ेगा, एक्टिविटी निकालनी है। तो एक्टिविटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पीआई चाहिए, प्लास्टिक इंडेक्स चाहिए। मान लो कि वो कितना है हमारा 50, मान लो वो भी 50 है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा एक्टिविटी है वो कितनी है, 1 है। तो अगर जो एक्टिविटी किसी की 1 है तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पे लाया करता है। अगर जब आप टेबल को देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि एक्टिविटी 0.75 से लेकर 1.25 के बीच में लाया कर रही है, तो वो नॉर्मल क्ले यानी मॉडरेट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हमें देखने को मिलेगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे हमारे किसमें, एक्टिविटी में आएंगे। तो समझ में आपको किस तरह से मैंने फॉर्मुले से भी आपको बता दिया कि फॉर्मुला किस तरह से आपको लगाना है। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द क्ले मिनरल्स। अभी जो क्ले मिनरल्स है वो किस तरह से आते हैं, वो किस में होंगे क्ले मिनरल्स, सबसे पहली बात वो क्ले मिनरल्स किस में होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्ले में दिखे जाएंगे, ठीक है। क्या वो सैंड में होंगे? नहीं, वो सैंड में नहीं होंगे। तो ये चीज पहले क्लियर कर लो, राइट। अब क्ले मिनरल्स में एक्टिविटी किस तरह से लाया करती है वो सब कुछ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब केवलाइट क्या होता है, केवलाइट में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली क्या है, उनको पकड़ के रखता है, तो वहां पे इनएक्टिविटी, इनएक्टिव क्ले ही बोल सकते हैं हम उसको, है ना। लाइट में क्या होता है, पोटेशियम बॉन्ड होता है तो वो वीकर देन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो नॉर्मल क्ले की तरह हम बोल सकते हैं या फिर नॉर्मल क्ले में बोलते हैं। और मॉन्ट मोरोलाइट में तो आपको पता ही है कि वो क्या है, एक तरह का एक्टिव क्ले है। उसमें कितनी वैल्यूज है हमारे को दी हुई, दैट इज द ग्रेटर देन 1.25, राइट। अब ये सब आपको याद नहीं करना, पर जनरली आप इसको देख लो एक तरह से, है ना। सेकंड ऑफ ऑल क्या है कि सोडियम मॉन मोनोलाइट और कैल्शियम मॉन मोनोलाइट, ठीक है। अब इसकी कितनी है 1.5 से लेकर, और ये हाईली एक्टिव क्ले होती है, राइट। और दूसरा क्या है कैल्शियम, कैल्शियम क्या है 1.0 से लेकर 1.5 तक होती है और मॉडरेट एक्टिविटी होती है इसमें, राइट। अब कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कैल्शियम में मोनोलाइट है तो फिर भी क्यों इसमें मॉडरेट एक्टिविटी मिलती है, क्योंकि बच्चों क्या होता है कि कैल्शियम आता है किससे, लाइन से आता है। अब लाइन से आता है तो लाइन की क्या प्रॉपर्टी है, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है। अब सीमेंटिंग प्रॉपर्टी तो दैट इज वाई की क्या है कि कैल्शियम थोड़ा सा मॉडरेट एक्टिविटी में आ जाता है, राइट। वो पकड़ के रखता है, वो इतनी ज्यादा वो नहीं करता है। लेकिन सोडियम में क्या है, ज्यादा हाईली प्लास्टिक है, तो हाईली प्लास्टिक है तो हाईली एक्टिविटी के लिए, राइट, डेफिनेटली। अच्छा ये चीज अब मैंने बोला जो हाईली प्लास्टिक है तो किस तरह से, अभी आप फॉर्मुले से समझ सकते हो, सब कुछ जो है वो फॉर्मुले में। जिसकी प्लास्टिक इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी एक्टिविटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, डेफिनेटली उसकी ज्यादा रहेगी। तो वही चीज जो है मैंने यहाँ पे बताई। अब नेक्स्ट क्या है लास्ट में, क्लोराइड एंड वर्मिकुलेट, ठीक है। 0.5 से लेकर 1 पॉइंट तक और 1.25 तक, लो से लेकर नॉर्मल तक और हाईली एक्टिव क्ले, ठीक है। तो ये सब है जो आपको एक टेबल में मैंने आपको लिख दिया है कि भाई आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन से जो मिनरल्स है वो एक्टिव है और कौन कौन से नॉन एक्टिव है, और लो टू मॉडरेट कौन से है और नॉर्मल टू लो कौन से है। तो ये सब आपको पता लग गया कि जिसमें मैंने बोला कि क्ले मिनरल्स एक्टिविटी और उनके बिहेवियर क्या रहेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज द कोलैप्सिबिलिटी। तो बेसिकली कोलैप्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है कि इट इज अ ट्रेंड ऑफ अ सॉइल, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ सॉइल पर्टिकुलरली लूज और सैचुरेटेड सॉइल टू अंडरगो अ सडन डिक्रीज इन द वॉल्यूम कोलैप्स व्हेन इट बिकेम सैचुरेटेड, यानी वाटर कंटेंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा विद वाटर अंडर अ गिवन लोड और अ प्रेशर। डेफिनेटली क्या हो रहा है यहाँ पे कोलैप्सिबिलिटी में, क्या हो रहा है कि जब कोलैप्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कुछ सॉइल जो है जैसे कि लूजली सिल्ट, जैसे ही क्या लूजली सिल्ट हो गया, या फिर क्या हो गया सैंडी सॉइल हो गया, क्या हो गया सैंडी सॉइल्स हो गया। जब ये ड्राई स्टेट में होती है ना तो ये काफी ज्यादा लोड ले सकती है, लेकिन जब वो सैचुरेटेड हो जाएगी तो उनका क्या है कोलैप्स हो जाएगी, यानी धड़ाम से एकदम से सडनली उनका वॉल्यूम में डिक्रीज देखने को मिलेगा, राइट। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कोलैप्सिबिलिटी। कि किसी भी सॉइल की कोलैप्सिबिलिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, कितना उसका इनिशियल वॉल्यूम था उसकी रेफरेंस पे हम चेंज इन वॉल्यूम उसका फाइंड आउट करेंगे, यानी सडन सेटलमेंट हो जाती है ड्यू टू द सैचुरेशन इंक्रीज की वजह से। तो ये चीज आपको पता है कि अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर कोलैप्सिबिलिटी तो ठीक है, ऐसा तो हमने कंसिस्टेंसी में भी पढ़ा था। तो बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि कंसिस्टेंसी में आप क्या कर रहे हो, वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हो, तो वैसे वैसे वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कोलैप्सिबिलिटी में क्या हो रहा है, जैसे हमने वॉल्यूम का इंक्रीज किया, मान लो कि अच्छा एक और सॉइल मैंने ऐसी बताई थी कि ऐसी कौन सी सॉइल है, तो बताओ एग्जांपल। तो ऐसी बच्चों लुइस सॉइल थी,
ठीक है नहीं, जब मैंने बोला था कि वो जब वो ड्राई कंडीशन में रहेगी तो वो अच्छी खासी आपका स्ट्रेंथ ले सकती है, लेकिन आफ्टर गेटिंग सैचुरेटेड जब उनके वॉइड्स में पानी घुस जाएगा तो क्या हो जाएगी, उनका डिक्रीज इन द वॉल्यूम हो जाएगा। दैट इज व्हाई हाउ इट कैन बी रिटन एज चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द इनिशियल वॉल्यूम, उसके रेफरेंस इनिशियल वॉल्यूम से ले रखा है, राइट। अच्छा, साथ में क्या है, टेबल भी दे रखा है कि कोलैप्स जो पोटेंशियल है वो कहना है 1% होगा तो मतलब हमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो 1% है तो नो प्रॉब्लम, 1 से लेकर 5 है तो स्लाइटली कोलैप्स हो सकती है, 5 से 10 और 20 से अबव वो सीवियर कोलैप्स हो सकती है। तो इतना समझ में आया आपको, ये छोटा सा टेबल है जो कि आप याद कर सकते हैं, राइट। करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी नो इंपॉर्टेंस, ठीक है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। सिमिलरली फॉर द फॉर्मूला भी मैं ये बोलना चाहूंगी, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर आप करना चाहो तो तब उस हिसाब से मैंने मेंस के हिसाब से भी आपको बता दिया कि अगर जो यहाँ पे कहीं पे भी किसी में आ जाता है तो यू कैन डेफिनेटली राइट कि भाई चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, इट विल बी दिस। और एग्जांपल क्या है, लोई सॉइल हो सकती है। नेक्स्ट क्या बात करने वाले हम, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल। अगर आपको डिफरेंस बताना है तो सबसे पहले किससे पता होगा, आप उसकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन से भी आप उसकी डिफरेंस बता सकते हो। कैसे, अगर हम बात करें किसकी, ऑर्गेनिक सॉइल की, तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लैक से लेकर अगर जी वो डार्क ब्लैक, ठीक है, डार्क ब्राउन बोल सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर होगा उसका, तो आप क्या बोलोगे, वो एक तरह की क्या है, कलर है, तो हम बोलेंगे वो ऑर्गेनिक सॉइल हो सकती है। डेफिनेटली जब हम किसकी बात करेंगे, उसकी ओडोर की बात करेंगे, तो जब हम उस मिट्टी को देखेंगे तो उसमें किस तरह की ओडोर होगी, जो भी उसकी खुशबू होगी वो किस तरह की, ऑर्गेनिक खुशबू होगी उसमें, राइट। तो आप उसकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन से भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं कि ये वाली सॉइल तो ऑर्गेनिक है, ठीक है। तो हम सेकंड ऑफ ऑल किस तरह से बोल सकते हैं कि फॉर ऑर्गेनिक सॉइल लिक्विड लिमिट जो है ऑन ओवन ड्राइंग सैंपल इज 0.7x देन द लिक्विड लिमिट ऑफ द मॉइस्ट सॉइल सैंपल। इसको समझने के लिए पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ये समझो कि मान लो कि हमारे पास क्या है, मॉइस्ट सॉइल है, क्या है हमारे पास, एक मॉइस्ट सॉइल है। अब मैंने क्या किया, इसको ओवन ड्राई किया, ओवन ड्राई किया। अब मुझे बताओ कि कौन से टेम्परेचर में हम इसको ओवन ड्राई करेंगे। अगर हम इसको 105 से लेकर 101 तक करेंगे अगर हम इसको ओवन ड्राई, तो हमारे को क्या पता चलेगा, फिर बाद में इसके अगर हम लिक्विड लिमिट निकालेंगे तो इसकी लिमिट, लिक्विड लिमिट अगर डिक्रीज नहीं हुई है, जो पहले थी वो ही रही है, तो हम बोलेंगे उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ज्यादा है, क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक ज्यादा है। लेकिन अगर किसी की लिक्विड लिमिट डिक्रीज होकर कितनी हो जाती है, 0.7 ऑफ द लिक्विड लिमिट हो जाती है, तो वो क्या बोलेंगे हम, वो ऑर्गेनिक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर ऑर्गेनिक में लिक्विड लिमिट कैसे डाउन हो जाएगी, मतलब ऑर्गेनिक और लिक्विड लिमिट का क्या कनेक्शन है। देखो क्या होता है ना कि जब हम ऑर्गेनिक सॉइल को देखते हैं ना, तो ऑर्गेनिक सॉइल में जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, लिक्विड लिमिट्स क्या होता है, ऑर्गेनिक बेसिकली क्या करेगा, जब हमने ऑर्गेनिक को हमने क्या ओवन ड्राई किया है, यानी इस टेम्परेचर में हमने ओवन ड्राई किया है, तो क्या होगा, जनरली जो हमारी ऑर्गेनिक है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। अब जल जाएगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एशेज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्लास्टिसिटी है ना, जो इसकी प्लास्टिसिटी है वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्लास्टिसिटी डिक्रीज होने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि उसका जो लिक्विड लिमिट है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, अगर हम बात करें प्लास्टिक इंडेक्स की, तो आईपी क्या होता है, WL माइनस WP होता है कि नहीं। अच्छा, जिसका प्लास्टिक इंडेक्स ही डाउन कर गया है, तो इसका मतलब क्या है कि WL माइनस WP का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, वो बहुत पास पास होना चाहिए, तभी ये आईपी क्या डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से क्या है कि जो हमारा लिक्विड लिमिट है वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जब इसकी प्लास्टिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी प्लास्टिक इंडेक्स इसका डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक की क्या हो, 0.7 टाइम्स लिक्विड लिमिट मिलेगी, तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, ऑर्गेनिक है। इतना क्लियर हो गया। सेकंड ऑफ ऑल, अगर हम तीसरे को उसकी बात करें, तीसरे डिफरेंस की बात करें, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हम जब तीसरे डिफरेंस की बात करें तो दे आर द टू थिंग्स। पहली क्या है कि हम जब देखते हैं एक्सपेंसिव सॉइल को, क्या देखते हैं, हम जब देखते हैं, हम जब किसको देखते हैं, हम देखते हैं एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव सॉइल को देखते हैं। एक्सपेंसिव सॉइल कौन सी होगी, वो नहीं जो महंगी है, वो जो कि एक्सपैंड और स्वेल और श्रिंक क्या कर रही है, ज्यादा कर रही है, स्वेल और श्रिंक क्या कर रही है, वो ज्यादा कर रही है, राइट। तो ये होगी हमारी कौन सी, एक्सपेंसिव सॉइल। अब मुझे यहां पता होगा कि एक्सपेंसिव सॉइल में जो लिक्विड लिमिट है, लिक्विड लिमिट है और प्लास्टिक लिमिट है, और जो इसका सॉरी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिक इंडेक्स जो है वो किस तरह से वेरी करेगा, मुझे बताओ। अगर एक्सपेंसिव सॉइल है तो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी, किसी की एक्टिविटी अगर ज्यादा होगी तो उसका आईपी भी क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा, उसका प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो इसका प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा, मोर होगा। यहां पे क्या लिख सकते हैं, इट इज मोर। अब जिसका आईपी ज्यादा है उसका WL भी क्या होना चाहिए, बताओ, छोटा होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आईपी की तो WL माइनस WP होता है, इतना तो क्लियर है ना आपको। अब मुझे बताओ जिसका आईपी ज्यादा है तो WL क्या होना चाहिए, WL क्या होना चाहिए, वो भी ज्यादा होना चाहिए, और WP क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए। WP अगर जो कम होगा तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी क्या होगा, आईपी हमारा ज्यादा होगा। अब ये चीज आपको समझ आ रही है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, पर अगर ये समझ आ रही है तो आप देखो, अगर ये नहीं समझ आ रही तो देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आईपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि ये हमारा प्लास्टिक इंडेक्स है, ये हमारा क्या है, लिक्विड इंडेक्स है, राइट। अब मैंने बोला कि आईपी है WP माइनस WL, राइट। अच्छा, ये अगर WP यहाँ पे होता तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी इन दोनों को अगर माइनस करूँ तो वो क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन अगर ये दूर होता तो इसका डिफरेंस क्या आएगा, वो ज्यादा आएगा। तो इसका डिफरेंस कब होगा, जब WP लेस होगा और WL ज्यादा होगा, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा, तो आईपी भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। सिमिलरली अगर जो मैं बोलूं ऑर्गेनिक सॉइल की बात करूं, ऑर्गेनिक सॉइल की बात करूं, तो जब मैं ऑर्गेनिक सॉइल की बात कर रहा हूं तो उसका WL क्या होगा, ये बताओ मुझे।
WL क्या होगा, IP क्या होगा, और इसका जो WP है वो क्या होगा। ठीक है, अब क्या कि कई बच्चे बता देंगे इसमें कि देखो हायर इज द लिक्विड लिमिट, हायर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी उसकी लिक्विड लिमिट क्या होगी, ज्यादा होगी, यानी WL क्या होगा, ज्यादा होगा। तो डेफिनेटली हम क्या बोल सकते हैं, WL विल बी मोर। अच्छा, ये चीज जिसको नहीं क्लियर है वो ये समझ लो कि आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, इससे टेंशन लेने की बात नहीं है, और आप इसको आगे से फॉरवर्ड करते रह जाओगे ना तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए क्या है कि आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है आप पूरी की पूरी जो प्लेलिस्ट है ना वो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करके एंड लेक्चर तक पहुंचो, ना कि आप बीच से स्टार्ट करो। ये चीज मैं बहुत बार बोल चुका हूं, और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज, हर चीज क्योंकि कनेक्टेड है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉइल मैकेनिक्स, तो सॉइल मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, वो कॉन्सेप्चुअल है सब कुछ। तो आपको पहली लेक्चर से लेकर लास्ट लेक्चर तक देखना जरूरी हो जाता है, बीच से देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, राइट। और अगर जो आपको एक घंटे की वीडियो थोड़ी सी मुश्किल लगती है तो बच्चे ये जो है ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस को हमारे पेपर है। अगर जब हम ESC को देखें या फिर हम गेट को देखें तो वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि वो बहुत ईजी है तो वो गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत सोच है आपकी। ईजी कुछ भी नहीं है, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, और बेशक आप उसको अपनी 1 मंथ से पढ़ो या 4 मंथ से पढ़ो, पर उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा डेफिनेटली, राइट। तो ये रिवीजन करना है बस आपको, सिंपल सी बात है, और शॉर्ट नोट्स बनाने, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, राइट। ऑर्गेनिक सॉइल में क्या बोला कि हायर इज द लिक्विड लिमिट, हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी। अब बोलो कि सर आपको कैसे पता कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है। जब आप नंगे पांव किसी पार्क में चलते हो ना तो आपको क्या दिखता है, वो ना बहुत ज्यादा सेटल हो रही होती है। तो वहां पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पार्क में ज्यादातर क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, सॉरी पार्क में क्या होता है, ज्यादा पत्तियां होती है, ऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो अगर जब हम फॉरेस्ट में भी चले तो फॉरेस्ट में भी क्या है कि जो ये हमारा पांव पड़ा ना तो इस सॉइल जो है वो ज्यादा कंप्रेस होती है। तो हायर इज द कंप्रेसिबिलिटी, हायर इज द लिक्विड लिमिट। अच्छा, ये ज्यादा है, यानी इसका WL क्या है, वो ज्यादा है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है इसकी प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है, वो डेफिनेटली क्या होता है, कम होता है, लेस होता है इसका प्लास्टिक इंडेक्स। लेकिन अगर ये लेस है और ये मोर है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इससे ज्यादा होना पड़ेगा, राइट। ये समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ कि IP क्या होता है, बेसिकली WL माइनस WP होता है कि नहीं। अच्छा, ये ज्यादा है तो एक को तो कम होना ही पड़ेगा ना, ये तो चीज मानते ही आप। अगर इसको कम हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन IP का अगर जो कम होना है इसका मतलब क्या है कि WL ज्यादा है, यहाँ पे क्या लिखा है, WL ज्यादा है, लेकिन WP का भी क्या होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, ताकि इन दोनों का डिफरेंस क्या रहे, हमारा कम रहे। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि WL, WIP और PV और ये मोर, राइट। इतना समझ में आया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या बोल रहे हैं, एक नोट पॉइंट की तरह लिखो कि जब हम प्लास्टिक इंडेक्स की बात करते हैं ना तो प्लास्टिक इंडेक्स फॉर द ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो हमेशा क्या रहता है, सबसे ज्यादा कम रहता है। कम किससे रहता है, वो सिल्ट से भी कम रहता है, और सिल्ट किससे कम रहता है, क्ले से भी। उसका प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, क्ले से भी कम रहता है। और सबसे ज्यादा किसका रहता है, हमारा एक्सपेंसिव सॉइल का रहता है, एक्सपेंसिव क्ले का रहता है। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज भी अपने शॉर्ट नोट्स में लिखना कि प्लास्टिक इंडेक्स फॉर द ऑर्गेनिक इज वेरी लेस देन IP सिल्ट एंड देन IP क्ले एंड द IP एक्सपेंसिव क्ले, राइट। इतना समझ में आया मैंने जो भी बोला कोलैप्सिबिलिटी के बारे में, ठीक है। हायर इज द सॉरी हायर, ये तो डिफरेंस है ना, ये तो डिफरेंस है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, कोलैप्सिबिलिटी है, ठीक है। तो कोलैप्सिबिलिटी होगी, ये चीज भी आपको अंडरस्टैंड होगी कि आप अगर जो बोलो सर कंसिस्टेंसी की तरह क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हम वाटर कंटेंट के साथ वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन लुईस सॉइल में ऐसा नहीं था, वाटर कंटेंट इंक्रीज करने पर इसका डिक्रीज हो रहा है क्या, वॉल्यूम। वही चीज हमारे फॉर्मूले में भी कि चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय रेफरेंस जो उसका इनिशियल वॉल्यूम था, राइट। तो लुईस सॉइल का तो आपको पता ही है कि उसमें पोर्स होते हैं, जब उसमें पानी आ जाता है तो डेफिनेटली वो चीज आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी ली होगी, राइट। और कोलैप्सिव पोटेंशियल जो है ये नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आप इसको देख सकते हैं कि 1% से लेकर 20%, ये आपको क्या कहता है, ये बेसिक आइडिया देता है। आपको पता लग गया कि सर कोई भी सॉइल है वो कोलैप्सिबल है। अच्छा, वो कोलैप्सिबल है, उसका कितनी कितनी परसेंटेज में वो ज्यादा कोलैप्सिबल होगा। अगर जो 20% से मोर है तो वो बहुत ज्यादा कोलैप्सिबल हो सकती है। तो ये चीज इसलिए मैं टेबल आपको दिखाता हूँ। और ये छोटा सा टॉपिक था जो रह गया था कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल में किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, राइट। तो क्लियर हो गया है, अभी पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 2 पे। अब आप सोचोगे सर ये इतना बड़ा था चैप्टर हमारा कि इसमें यही है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ बच्चे, ये जो चैप्टर 1 था ना इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स थी जो आपको हेल्पफुल है बहुत सारे पेपर में। कौन कौन से पेपर में आपको हेल्पफुल है, ऐसे ऐसे पेपर जो कि छोटे छोटे, जैसे कि SSC में भी आपको आता है। सिविल, आप अगर सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो वहां पे आपको लेक्चर्स, आपको जब ऑनलाइन वो आप क्वेश्चंस करते हो ना तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है। अब आपको सब कुछ पता लग गया कि जितनी जितनी डेफिनेशंस मैंने बताई है वो सारी सारी आपको क्लियर हो चुकी है, राइट। अब ये चैप्टर 1 यहीं पे हम क्लोज करते हैं और साथ में क्या है कि चैप्टर 2 शुरू करेंगे, राइट। अब चैप्टर 2 जो है वो भी थोड़ा सा थ्योरेटिकली है बट वो थोड़ा सा शॉर्ट है, राइट। फिर थर्ड करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है कॉन्सेप्चुअल बेस में हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और हमारा सॉइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपकी पकड़ जो है वो बहुत अच्छे से बन जाएगी इसमें, राइट।